कोशिश करेंगे अभी समेट लें इसको, बच जाएगा तो कल हल्का सा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो वीडियो खराब हो जाता है, कल वो हो गया ना इसका पेन ड्राइव लगाने में जो नाटक हो गया, उसकी वजह से वो टॉपिक का वो हो जाता है ना कि 40 मिनट हुआ, फिर रह गया, फिर थोड़ा सा रह गया, पूरा वीडियो एक नहीं बन पाता है। कल वो टाइम खर्च हो गया अपना उसमें, 10-15। चलो कोशिश करेंगे। अभी इसके अभी वो आने से कराना पड़ गया मेरे को, मैनेजमेंट कंट्रोल, और वो अभी वो नहीं कराता तो ये पूरा एक बार में निपट जाता अपना एक ही वीडियो में। कोई नहीं, ट्राई करते हैं। पहला है टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक, अपने आज का टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, या स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी बोलते हैं इसको। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? सुनो, हमें अपनी स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना चाहिए, सही है कि नहीं? मेजर करते रहना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं? सर भाई हर चीज के लिए बनती है स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन कैसे होगा उसकी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कैसे होगा उसकी स्ट्रैटेजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज कैसे होंगी उसकी स्ट्रैटेजी होती है। हर चीज की क्या होती है? स्ट्रैटेजी ना। तो हर चीज की स्ट्रैटेजी को भी क्या करते रहना चाहिए? मेजर करते रहना चाहिए। क्या हमारी स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस सही चल रही है, नहीं चल रही है, वो मेजर करते रहना चाहिए। तो इसको मेजर कैसे करें सर? अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट लेने चाहिए, और उन टेस्ट में रिजल्ट देखना चाहिए, उससे ही पता लग जाता है। समझ रहे हो? मैं स्टार्टिंग के 10-15 दिन कुछ नहीं बोलता बच्चों को, लेकिन जब रिजल्ट आता है उसके बाद बोलता हूं, क्योंकि तब मेरे को पता लग जाता है किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, मतलब किस पे इन्वेस्ट करना है, किस पे इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। समझ लो, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ये पता लग जाता है। कौन सिर्फ हवा मार रहा है, तो ये भी पता लग जाता है। तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो आपने देखा कि मैंने एक परफॉर्मेंस कैसे चेक करी? टेस्ट से। तो वैसे ही सर यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी क्या होते हैं? कुछ हम कर सकते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं केपीआई, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं। क्या हम अपने जो हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, क्या हम उन्हें अचीव कर रहे हैं या नहीं? तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इनसे हम ये पता लग जाता है दैट वी इफेक्टिव और नॉट, क्या हम इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? याद करो बीएसटी में। इफेक्टिव मतलब काम कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे टाइम पे। समझ रहे हो मेरी बात? जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ रहे हो? कस्टमर्स खुश हो रहे नहीं हो रहे, क्वालिटी बेटर हो रही है नहीं हो रही, इनोवेशन हो रहे नहीं हो रहे, एनवायरमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे। तो ये क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। तो जैसे आपने आज तक क्या पढ़ा, आपकी परफॉर्मेंस 12th में देखते हैं, तो 12th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 5। तो ऐसे यहाँ पे कितने इंडिकेटर्स हैं? 6। तो उन 6 के 6 सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो इससे हमको ये पता लग जाता है वेदर यू आर डूइंग गुड और नॉट, वेदर योर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस इज गोइंग गुड और नॉट, वेदर यू आर इफेक्टिव और नॉट। कैसे पता लगता है? उन 6 सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखते हैं। तो 6 कौन से हैं सर यहाँ पे? उसको क्या बोलते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो सुनिएगा बेटा, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है हमको? हम क्या यूज करते हैं? मेजर्स। कौन से? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो चीज होती है जिससे हम चेक करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है? तो मैं आपको पहले ये पढ़ाता हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, उससे अपने आप ही समझ जाओगे आप। तो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? सुनिएगा, 6 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। 6 नाम। फाइनेंशियल मेजर्स, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, अंडरलाइन कर लेना भैया, ऐसे गोला बना लेना। नंबर 3, मार्केट मेजर्स। नंबर 4, एम्प्लॉय मेजर्स। नंबर 5, इनोवेशन मेजर्स। एंड नंबर 6, पर्यावरण। वो भी तो ध्यान देना जरूरी है। पहले के समय में सिर्फ प्रॉफिट को देखा जाता था, लेकिन सर आज जमाना बदल गया है, सही है कि नहीं है? आज आपको सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। कंज्यूमर संतुष्ट है या नहीं है, मार्केट कैसा चल रहा है, सही है, मार्केट सही से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंप्लॉइज का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल मेजर्स में तो क्या चेक करेंगे सर? हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे चेक करोगे?
क्या कैलकुलेट करोगे? क्या कैलकुलेट करोगे सर? रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स, आरओआई चेक करोगे, जैसा सोचा था जितना आरओआई, क्या उतना आ रहा है नहीं आ रहा है? सही है। प्रॉफिट मार्जिन अचीव हो रहे नहीं हो रहे? सो ऑल दीज थिंग्स यू विल सी। एग्जांपल लिख देना। समझ में आ गया? बहुत फर्जी टॉपिक होता है, इजी टॉपिक है तो। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भाई आपकी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। क्या? ये 6 के 6 क्या है? दीज आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई कह लो आप। तो ये 6 होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल मेजर्स, नाम याद करो पहले तो। फाइनेंशियल मेजर्स। नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, एफ सी। नंबर 3 मार्केट मेजर्स। नंबर 4 एम्प्लॉय मेजर्स। नंबर 5 इनोवेशन। एंड नंबर 6 एनवायरमेंट। खत्म। समझ गए? पक्का? फिर से बोलो। नंबर 1 फाइनेंशियल मेजर्स, नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स, नंबर 3 मार्केट मेजर्स, नंबर 4 एम्प्लॉय मेजर्स, नंबर 5 इनोवेशन, नंबर 6 फाइनेंशियल मेजर्स में क्या चेक करेंगे सर? ये सब अचीव हो रहा है या नहीं? जो हमने सोचा था वैसा आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो ठीक करेंगे, स्ट्रेटेजी बदलेंगे। सही है। ये वही कंट्रोलिंग, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो व्हाट यू विल मेजर सर? क्या मेजर करोगे? ये यही तो होता है। फिर प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन चेक करोगे कि कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड और नॉट। इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट मींस वी आर गोइंग गुड। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। कस्टमर रिटेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है? कस्टमर रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा है? कस्टमर लॉयल्टी आ रही है नहीं आ रही है? दूसरों को रेकमेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? खुद सेल्स को रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है? बार बार आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? सोचो कोई एक कस्टमर आपकी दुकान, मिठाई की दुकान है, एक बार आ रहा है फिर वापस आ ही नहीं रहा, दैट मीन्स गड़बड़ी है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा। सो कस्टमर लॉयल्टी आ रही नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे। ठीक है? क्या आप कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? इससे ये पता लग जाता है दैट आप कस्टमर, आपके अंदर एबिलिटी है क्या कस्टमर की नीड्स को आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं? नहीं कर पा रहे तो ठीक करोगे अपनी स्ट्रेटेजी को। मार्केट मेजर्स, मार्केट, जो मार्केट में क्या क्या चेक करेंगे सर? क्या हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? मार्केट शेयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है? दूसरों के कस्टमर्स तुम्हारे पास आ रहे नहीं आ रहे? समझ रहे हो? कस्टमर रेफरल्स। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब मेजर करेंगे। इनसे क्या पता लगता है सर? इनसे ये पता लगता है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी चल रही है मार्केट में। मार्केट में हमारा मामला कैसा चल रहा है? मार्केट का मतलब बेसिकली यहां क्या हो गया? कंपटीशन। अरे समझ गया मेरी बात कि मार्केट में हमारा क्या मामला चल रहा है? मार्केट शेयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? कस्टमर रेफरल्स बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? कस्टमर एक्विजिशन बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? सो ऑल दीज थिंग्स क्या बताते हैं अपने को कि हमारी मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस कैसी चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट, एम्प्लॉय मेजर्स। एम्प्लॉय मेजर्स में क्या चेक करोगे सर? यू विल चेक वेदर द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड और नॉट। टर्नओवर रेट, छोड़ छोड़ के तो नहीं जा रहे बहुत ज्यादा? छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर ही रहे होगे, तो उसे ठीक करो। टर्नओवर रेट क्या है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कितना हो रहा है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे? उनका क्या रोल आ रहा है? आर दे टेकिंग इनिशिएटिव और नॉट? खुश है या नहीं है? तो ये तो बात है बेटा, खुश होंगे तभी तो इनिशिएटिव लेंगे। सही है कि नहीं? ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्या आप टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो? क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन करना अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आगे बात समझ में? टैलेंट, देखो इस बात को आप समझ लो, एम्प्लॉयज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी उन्हीं से बनती है। एम्प्लॉयज को अगर आप एक बोझ की तरह समझोगे कि इनको तनख्वाह देनी है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ट्राई टू थिंक लाइक इट कि यार उनको तनख्वाह एक बोझ की तरह मत सोचो। आप वो अपना, आप उनसे काम ले रहे हो, तो आप जितना उनको खुश कर पाओ, जितना अच्छे से रख पाओ, वो खुश होगा तो काम अच्छे से करेगा। टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करो और उन्हें रिटेन करने की कोशिश करो। समझ रहे हो? सीईओ का जो सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? काफी सालों से है ना। जब लंबे समय तक कोई रहेगा तभी तो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएगा। सोचो हर साल एक नया सीईओ आ रहा है तुम्हारा, एक आ रहा है, हायर कर रहे हो फायर कर रहे हो, हायर कर रहे हो फायर कर रहे हो, टिक नहीं रहा साला। तो क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी तुम्हारी? पहले खुद तो उसको रोक तो लो तुम। आई कि नहीं आई बात समझ? बार बार आपकी टीम बदल रही है, तो ये भी क्या है? समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। समझ रहे हो मेरी बात? आज कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जयपुर में भी है कई, है ना, तो उनकी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है? दे आर नॉट एबल टू रिटेन द टीम। आज लिखवा लो सबसे, यही प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे, क्यों? दे आर नॉट एबल टू रिटेन गुड टीचर्स।
जो रिटेन नहीं करेगा वो खड्डे में गिरेगा। समझ रहे हो? समवेयर दे, वो जो डायरेक्टर्स है उनको ऐसा लगता है कि बोला हम ही कर लेंगे सब। उनके करने से क्या होता है, पढ़ाने वाला ही इंपॉर्टेंट होता है वो, लेकिन उनको ऐसा लगता है उनके एटीट्यूड में, उनको देख के कि भाई दे डोंट केयर अबाउट टीचर्स। उनको ऐसा लगता है बोला टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को भी बोल देते हैं, अरे बोला टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता भाई? असली में जो रिजल्ट शो होते हैं, एंड में बच्चा रिजल्ट अच्छा लाता है, कौन होते हैं दो इंसान उसके पीछे? एक टीचर और एक स्टूडेंट है। क्या डायरेक्टर पढ़ाता है क्या सब्जेक्ट क्लास के अंदर? नहीं ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर लेकिन अगर आप ऐसी बातें बोलोगे तो इससे इसका मतलब आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आप टीम रिटेन नहीं कर पाओगे, और टीम रिटेन नहीं कर पाओगे तो लॉन्ग टर्म तो छोड़ो, शॉर्ट टर्म में भी लग जाएंगे। समझ में आ गई मेरे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देख लो आपके सामने है ना एम्प्लॉय मेजर्स। टर्नओवर ज्यादा होगा तो दैट मीन समवेयर यू आर रॉन्ग ना, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। कि अगर आप उनको नहीं रोक पा रहे हो तो वो आप क्या रुक ही नहीं रहे, भाग रहे हैं बार बार, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ियां कर ही रहे होगे आप। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, इनोवेशन मेजर्स। इनोवेशन अगर आपके नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। क्या होते रहने चाहिए कंटिन्यूसली इनोवेशंस। आपने सोचे थे कि हर साल के 4 प्रोडक्ट बन निकलेंगे, नहीं निकल रहे, लेकिन तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं चल रही। उसे ठीक करो, रीफोकस करो, अपने थ्रस्ट को चेक करो, वापस ठीक करो। इनोवेशन मेजर्स, सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजट स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही है तो दैट मींस इट्स अ गुड थिंग। समझ रहे हो? सो पेटेंट एप्लीकेशंस, वही मतलब साल के मान लो आपने सोचे थे कि 5 पेटेंट एप्लीकेशंस में डालूंगा और 6 जा रही है, 10 जा रही है, तो इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर सोचे थे 5 जाएंगे लेकिन अब 2 ही जा रहे हैं तो स्लो है। इसका मतलब आपका मामला, आपका जो R&D टीम है बड़ी क्या है, ढीली है, ढीली। आई बात समझ में? काम नहीं कर पा रही, लॉन्चेस नहीं हो रहे ज्यादा, तो आप इसका मतलब ढीले हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये सारी बातें बेटा, ये सारे मेजर्स चेक करने चाहिए, इनसे पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं चल रही है। इन सबको क्या बोलते हैं? दीज आर SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, या KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ऑल दीज आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इससे हमारी पता लग जाती है कि जो मेन परफॉर्मेंस है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। लास्ट पॉइंट क्या है? एनवायरमेंटल मेजर्स। एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण। आजकल क्योंकि बहुत जरूरी है, देखो है ना, पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए आप क्या चेक करोगे? दैट एनर्जी कंजम्पशन कैसा चल रहा है। बहुत ज्यादा तो आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, कार्बन एमिशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अरे उसमें पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है ना, तो जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस ज्यादा तो नहीं दे रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे। समझ रहे हो मेरी बात? कार्बन एमिशन, सो ऑल दीज थिंग्स अगर आप सोचो ये सारी चीजें आपका कम है तो इसका मतलब आप अच्छा चल रहे हो। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो बेटा बंद कर देगी वो कौन? NGT, ताला लगा के चल जाएगी, सीज करके। तुम्हें जितनी अलाउड है कार्बन एमिशन, समझ लो, हर फैक्ट्री का क्या होता है, एक लिमिट होता है। अगर हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक लिमिट होती है। इस लिमिट से बहुत ज्यादा बार बार क्रॉस करे जा रहे हो, ताला आगे बग जाएंगे वो। है जोल से बोल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सर आया भी था क्वेश्चन में, क्या एक क्वेश्चन आया था ये? हाँ क्यों नहीं आता, क्यों, बिल्कुल आ सकता है। आप बार बार उसका वो तोड़ रहे हो, उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही ना, तो पहले उसको चेक करते रहना चाहिए आपको। हम कई बार ध्यान नहीं देते, ताला लग जाता है फिर ध्यान देते हैं। समझ लो, खैर इंडिया है, इंडिया में रास्ता खुल जाता है पैसे खिला के। पेट में उनके खाना डालो लेकिन खाना तो डालना पड़ेगा ना, बिना फालतू में ही चेक करते रहो तो सब अच्छा चलेगा। सही है कि नहीं है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक ये चीज होती है बेटा, इसको बोलते क्या है, पहले के जमाने में क्या है ना, पहले के जमाने में सिर्फ प्रॉफिट को के बारे में सोचते थे, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद है ना क्या होता है, फिर थोड़ा बदलाव आया था, तो तब 3 बातों के बारे में ध्यान देने लग गए। प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट्स मींस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, सही बात है। फिर उसके बाद प्लेनेट के बारे में, मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचने लग गए। प्लेनेट को प्रिजर्व करना, बचाना, सेव करना बहुत जरूरी है। फिर पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, इंप्लॉइज के बारे में भी सोचने लग गए, सोच समाज के बारे में। तो ट्रिपल P, पहले के जमाने में, पहले क्या चलता था, पहले का जमाना नहीं मतलब थोड़े टाइम पहले, पहले चलता था ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। 3 बात पे, 3P, 3 P पे हम ध्यान देते थे। कौन कौन सा? प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट।
प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट। ये थोड़ा पहले की बात थी, बट सर अभी लेटेस्ट आजकल क्या आ चुका है, क्वाड्रपल। क्वाड्रपल मींस 4P। क्वाड मतलब क्या होता है, 4। तो क्वाड्रपल सर बॉटम फ्रेमवर्क आ चुका है। क्वाड्रपल पहले था ट्रिपल लाइन, अब है क्वाड्रपल। क्वाड्रपल में क्या, एक पी ऐड हो गया, पर्पस। समझ में आ गई मेरी बात। तो बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आगे बात समझ में। तो उसमें आया था ये केस स्टडी में। तो ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को भूलिएगा मत। पहले क्या चलता था, ट्रिपल लाइन बॉटम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये होता था ट्रिपल लाइन। और फिर क्या आ गया भाई साहब, क्वाड्रपल बॉटम लाइन, तो फिर ये आ गया क्वाड्रपल। क्लियर है क्या सबको, अंडरलाइन कर लो, हो गया। उसके बाद आगे बढ़े। अच्छा, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लो। ये मैंने कहा आपको बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। क्या शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो इसका, जो आप बना लो, आपको जो अच्छा लगे। एफ सी एम, एम सी कर लो, एम सी एफ ई, पहले तो लिख लो ना, ई एफ आई, ई 2 है, बनाओ, क्या बनाओगे जल्दी बताओ। एम सी एफ आई ई ई। और कोशिश करो अगर लाइन में याद कर सकते हो तो मैं हमेशा, मेरा कुछ दिमाग ऐसा चलता है, लाइन सीक्वेंस में याद करो तो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अगर कुछ बीच का मिस हो रहा है तो आप प्रीवियस और आगे वाले पे पुश करके याद कर सकते हो उसको। क्या था वैसे, फाइनेंशियल मेजर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मैंने, क्या होता है, क्योंकि मैंने जैसी फोटो देखी होती है ना, मेरा दिमाग में मेमोरी वैसी छपती ज्यादा है। तो फाइनेंशियल मेजर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स, एफ, फिर मार्केट मेजर्स, तो एफ सी एम है ना, एफ सी एम ई आई और ई। तो कुछ ऐसा बनाओ जो बन जाए आपका, देख लेना आप, 6 होते हैं बस, भूलना नहीं। एफ माइस मतलब चूहा, तो भाई बता रहा है माइस, एम आई सी ई, और क्या बच गया फिर, अच्छा 2 डबल ई, फिर एक भी तो एफ बच गया। अच्छा, एफ मतलब गाली है, फ्लर्टी माइस, फ्लर्टी, वो सब चीजों में गंदी बात थोड़ी होती है। एफ माइस, तो बेटा ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। फ्लर्टी है थोड़ा, माइस चूहा हमारा थोड़ा फ्लर्टी है। एफ मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मेजर्स, एम मतलब मार्केट, और आई मतलब इनोवेशन, सी मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ई मतलब इंप्लॉय, और ई मतलब एनवायरमेंट। भाई साहब 5 नंबर, आगे बढ़ो। अब सुनिएगा ये, अच्छा अभी लास्ट, इससे लास्ट वाले में, अभी जो एग्जाम आया था उससे पिछले वाले में ये आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एसपीएम। ये जो मेजर्स है सर, क्या ये इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट है ही। सिर्फ प्रॉफिट्स को ही चेक करना, तो सिर्फ एक बार बताओ, हम क्या करते थे पहले ना, वही भी जैसे इको में पढ़ा था, फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, कि हम पहले सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात करते थे। फिर हमने क्या पढ़ा प्रोडक्शन चैप्टर में, कि सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं। सही है, इंप्लॉइज के बारे में सोचना, एनवायरमेंटल, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहले क्या सोचते थे, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन सर दुनिया में अब आजकल ऐसे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, और भी चीजें सोचनी होती हैं। तो इसलिए एसपीएम तो बहुत जरूरी है, सारे मेजर्स के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में थोड़ी सोचना चाहिए। क्या मैंने सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स थोड़ी बताए, बाकी भी तो है। ये होता है सर, है ना। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर, दी आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका शॉर्ट फॉर्म है GERC, जर्सी। कॉलेज भी है, JEC जो भी है, लेकिन भैया एक हमारे बचपन में हम बोलते थे, वो था ना स्वेटर, स्वेटर को बोलते थे जर्सी, ऐसे कई, GERC। तो जी मतलब गोल अलाइनमेंट, जी मतलब गोल अलाइनमेंट, ई मतलब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, और आर मतलब रिसोर्स एलोकेशन, एंड सी मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पहले तो याद रखिएगा, GER और सी, तो याद रखिएगा, गोल अलाइनमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन में मदद करता है ये हमको, और क्या था, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में मदद करता है। बस खत्म, 4 पढ़े।
बस इसमें भी क्या क्या बात लिखो, क्या हो गया आप सुनो। अब अनफॉर्चुनेटली 5 नंबर में पूछ दिया था ये, क्या करे, अब बुद्धि लगाओ। 5 नंबर में पूछ लिया तो थोड़ी तो आंसर में लेंथ होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल देना एसपीएम का, कि एसपीएम ये होते हैं, 5 4 5 6 ये होते हैं, थोड़ा थोड़ा बताओ उसको, डायग्राम बना दो, फिर ये चालू कर दो आप। थोड़ा क्वेश्चन से उसको लिंक करके इंट्रोड्यूस करो उसको, समझ रहे हो ना, कि देखो ये स्टोरी केस स्टडी है फलानी फलानी कंपनी की, उस कंपनी ने ऐसे ऐसे किया और उस कंपनी में ये मेजर्स लगाए हैं, तो ऐसा इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमको सिखाया है कि एसपीएम में 6 मेजर्स होते हैं, तो ये सारे मेजर्स होते हैं, और व्हाई आर दीज इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टडी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तब स्टार्ट करो आप उसको। ऐसा नहीं बिड़ते ही, अच्छा इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर 4 पॉइंट। सोचने की जरूरत है ना अपने को कि कैसे उसको इंट्रोड्यूस करें, सही है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट है सर गोल अलाइनमेंट। देखो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्यों होते हैं जरूरी, 4 रीजंस की वजह से। नंबर 1 गोल अलाइनमेंट। क्या क्या मतलब सर, ये हमको गोल से चिपका के रखते हैं। अगर हम ये मेजर कर रहे हैं बार बार, तो मैंने क्या कहा आपको, इससे पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं। तो हमारे गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, ये हमको गोल से अलाइन करके रखते हैं। इट एंश्योर्स दैट आवर गोल्स आर अचीविंग और नॉट। ये इंश्योर करते हैं, ये मदद करते हैं हमको हमारे गोल्स को अचीव करने में, ये इंश्योर करने में कि गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो ये हमको हमारी स्ट्रेटेजी को गोल से अलाइन करके रखते हैं, चिपका के रखते हैं, कि हमेशा स्ट्रेटेजी गोल्स के हिसाब से रहे, और जहां कहीं गड़बड़ हो उसे हम ठीक कर लें। और गड़बड़ कैसे पता लगेगी सर, अरे मेजर्स, जब हम 6 मेजर्स हैं, जब उन्हें रेगुलर, ये एक बार थोड़ी करना होता है जीवन में, बार बार रेगुलरली ये 6 मेजर्स निकालते रहो, है ना, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी सही चल रही है या नहीं गोल्स के हिसाब से। तो उसको अलाइन करके रखता है, उसको चिपका के रखता है उसके साथ। समझ में आई मेरी बात, जाने नहीं देता। सो गोल अलाइनमेंट, पहला पॉइंट क्या लिखोगे सर, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, एसपीएम बोलते हैं शॉर्ट में, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस अलाइन देयर स्ट्रेटेजीज विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सर ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को काय में, अपनी स्ट्रेटेजी को अलाइन करके रखने में, किसके अकॉर्डिंग, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, एंड इंश्योरिंग दैट दे आर ऑन द राइट ट्रैक, ये इंश्योर करने में कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। क्या, अरे स्ट्रेटेजीज है वो, टाइपिस्ट, लिटिल लिटिल सैटरडे। समझ में आ गई मेरी बात। तो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, एसपीएम काय में मदद करता है सर, हमको ये बताता है, हमको हमारे गोल्स के साथ हमारी स्ट्रेटेजीज को अलाइन करके रखने में मदद करता है, और ये इंश्योर करता है दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है। नंबर 2 रिसोर्स एलोकेशन। सर थोड़ा जल्दी, रिसोर्सेज को सही से बांटने में क्या करता है, ये हमको मदद करता है, इट हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज बेटर। अच्छा, क्या पता तुम एनवायरमेंट पे ध्यान कम दे रहे हो, तो जब हम मेजर करेंगे, उनको निकालेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हम कहीं कमी छोड़ रहे हैं, तो उसे इंप्रूव करेंगे। क्या पता तुम्हें पता लगे इन मेजर्स को निकालने के बाद कि तुम एम्प्लॉइज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉइज के ऊपर तुम स्पेंड नहीं कर रहे हो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो इससे आप उनके ऊपर फिर लगाओगे। तो रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करने में हमें यह मदद करता है। समझ में आ गई। जब हम वो 6 चीजों को मेजर करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हम कहां कमी छोड़ रहे हैं, कहां जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं, तो फिर हम उसे ठीक करेंगे, रिसोर्सेज को बेटर वे में एलोकेट करेंगे। जहां जरूरत होगी उधर लगाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां से हटाएंगे। सही है क्या, कहीं पर ज्यादा लगा रहे होंगे तो वहां कम कर लेंगे, जहां नहीं लगा रहे वहां लगाएंगे। तो ये हमें मदद करता है। इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद द इंफॉर्मेशन, कहां हमें लगाने की जरूरत है, कहां हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, अपने रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करने की जरूरत है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेजर्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या देते हैं, वो इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सर ये तो बहुत इजी बात है, अब तो तुम भी समझ गए होगे। अगर हम रेगुलरली ये करते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम बहुत कम चांस है कि हम गलत जाएंगे, हम हमेशा अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपन इन मेजर्स पे ध्यान देंगे तो, क्योंकि ये मदद करेगा, बार बार आपकी स्ट्रेटेजीज को ठीक कर देगा, जहां भी हम थोड़ा सा रास्ते में बिगड़े वहां ठीक कर देगा आपको। सो इट हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद अ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो सर ये ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में मदद
करता है। क्लियर है क्या? और ये उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है, और अगर हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें रीएडजस्टमेंट्स करने में मदद करता है। अगर हम कहीं हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है, और जैसे ही हम कहीं भी थोड़ा डेविएट हुए पाथ से, तो हम उसको एडजस्टमेंट करके ठीक कर लेते हैं। तो हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या करता है? मदद करता है। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। सही बात है सर, दुनिया को भी तो जवाब देना है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये तुम जानते हो और मैं जानता हूं, अनिल सर थोड़ी जानते हैं। दूसरों को शो करने के लिए भी क्या चाहिए होते हैं? कुछ रिजल्ट्स। तो योर टेस्ट शोज द स्टेक होल्डर्स दैट अपन काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। इस क्लासरूम में 8 से 9 का समय आज अपन सबका है, मेरा और तुम्हारा है। हम इस कमरे में जो भी कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये अपन तो जानते हैं, लेकिन दूसरे थोड़ी जानते हैं। तो दूसरों को बताने के लिए क्या शो करने पड़ते हैं? रिजल्ट्स। So if you're getting results in your test, that means we are on the right track. और इससे हम स्टेक होल्डर्स को दिखा पा रहे हैं अपने रिजल्ट्स। तो स्टेक होल्डर्स तो बहुत जरूरी है ना, पढ़ा नहीं क्या चैप्टर नंबर 3 में मेंडेलोस मैट्रिक्स? उनको शो करना पड़ेगा ना कि हम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि तभी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, अदरवाइज निकल जाएंगे। अगर उनको ये लगते रहेगा, बोला हाँ यार ये कंपनी सही चल रही है, हमने सही जगह लगा रखे पैसे, तभी तो वो लगा के रखेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। सही है या नहीं है? समझ रहे हो कहने का मतलब? तो दूसरों को दिखाने के लिए भी तो निकालना पड़ता है ना रिजल्ट। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हें पता है, लेकिन दूसरों को थोड़ी पता है। सो यू हैव टू शो द रिजल्ट्स टू स्टेक होल्डर्स। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? एसपीएम दिखाओ ना आप उनको। यही तो, तभी तो हम शेयर खरीदते हैं। कोई भी कंपनी के शेयर खरीदता हूं मैं तो क्या देखता हूं? उनका निकालता हूं सारा, क्या चल रहा है, पिछले क्वार्टर में क्या चल रहा था, किधर खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारे मेजर्स देख, ये सब देखते हैं। सो एसपीएम काय में मदद करता है? इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेट, दूसरों को दिखाने में मदद करता है टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, किस किस को? स्टेक होल्डर्स कौन कौन? जैसे शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटरी बॉडीज। तो एसपीएम क्या शो करता है? आप क्या दिखाओगे रेगुलेटरी बॉडीज को? एनवायरमेंटल मेजर्स। बोला देखो हम पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सारे नॉर्म्स को मान रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एनजीटी, रेगुलेटरी बॉडीज। समझ में आया मेरी बात? तो ये मदद करता है दूसरों को डिमॉन्स्ट्रेट करने में दैट वी आर ऑल कंप्लाइंग विद ऑल द थिंग्स। सारी बातों को हम मान रहे हैं, सारे काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। ये सब डिमॉन्स्ट्रेट करने में मदद करता है। तो बहुत जरूरी है। GERC, गोल अलाइनमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। सी मतलब, आर मतलब रिसोर्स एलोकेशन में मदद करता है, और सी मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में मदद करता है। और लास्ट टॉपिक इसी का, 4 चीजें होती है बेटा। सर कैसे चूज करते हैं? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं वो 6 होंगे ही होंगे। अरे बात समझ रहे हो? वो तो 6 मैंने क्या दिया, रफली आपको 6 बताए, असली में 6 से ज्यादा भी बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। भाई और भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो 6 ही एस्पेक्ट्स थोड़ी होते हैं चेक करने के लिए, और भी सारी चीजें चेक करनी होती है। बहुत सारी चीजें होती है यार, ऑर्गेनाइजेशन छोटी थोड़ी होती है। तो ये तो सिर्फ 6 एक तरीके का एक एग्जांपल समझ लो क्या, कि ये 6 नॉर्मली होते ही होते हैं। लेकिन सर इनको कैसे चूज करते हैं? हाउ टू चूज द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, कैसे चूज करते हैं सर? तो 4 चीजें होती है बेटा, सुनिएगा, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं इसका। पहले तो 4 चीजें कौन सी होती है जो ध्यान में रखनी है आपको, चूज करते समय ध्यान में रखनी है। वो 4 चीजें कौन सी होती है? सुनिएगा। हमारे बड़े भैया की एक बेटी है, बहुत बढ़िया सी क्यूट सी गुड़िया है हमारी, उसका नाम है राधिका। तो राधिका क्या है? क्यूटी है। शी इज अ क्यूटी। राधिका इज अ क्यूटी। आर मतलब व्हाट? रेलिवेंस। ए मतलब क्या? अवेलेबिलिटी। क्यू मतलब क्या? क्वालिटी। और टी मतलब क्या? आर मतलब रेलिवेंस। सर क्या मतलब? देखो बेटा, जो आपके एसपीएम हो वो चूज करते समय क्या ध्यान रखना कि वो आपके बिजनेस के लिए क्या होने चाहिए? रेलिवेंट। ऐसा नहीं किसी दूसरे के देख के कॉपी मार लिए। सोचो बगल वाले का काम है फूड का, तुम्हारा काम है सीमेंट का, उसी के चिपका दिए। अरे यार उसका धंधा अलग है, तुम्हारा धंधा अलग है। तो तुम्हारे धंधे के हिसाब से जो रेलिवेंट है वो आपको चूज करने चाहिए। दूसरा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या बताना? सर जो मेजर्स हैं वो किस हिसाब से चूज करो आप? अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज रेडिली अवेलेबल। जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप चूज करो। समझ गए मेरी बात?
सो जो भी आपका डेटा है विच इज रेडिली अवेलेबल, जो इजीली क्या किया जा सकता है, टाइमली, डेटा को टाइमली कलेक्ट करते रहो। तो जो रेडी है, जो अभी लेटेस्ट डेटा है, बेसिकली लेटेस्ट डेटा के हिसाब से क्या करो, अपने एसपीएम को चूज करो। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब सर डेटा कैसा होना चाहिए, अरे खराब डेटा नहीं, हाई क्वालिटी डेटा, बढ़िया डेटा। जिस डेटा के हिसाब से आप चूज कर रहे हो वो डेटा खुद कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी। वो पढ़ा है आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, पढ़ा होगा 11th क्लास में। डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई जो डेटा आप चूज करो वो अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड, भाई जो भी आप एसपीएम जिसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स को चूज कर रहे हो, वो डेटा अपने आप में क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी डेटा, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सही है कि नहीं है? और लास्ट पॉइंट, टाइमलीनेस, द डेटा, जो आप लेटेस्ट वाली बात जो मैंने बोली थी, जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेटेस्ट। पुराने डेटा के हिसाब से मेजर यूज कर रहे हो, अरे यार बेवकूफी है ना, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। तो द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी डेटा एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द डेटा विच इज करंट। तो डेटा कैसा होना चाहिए आपका, करंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, तभी तो आपको वो मदद करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनेबलिंग दी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, तभी आप क्या ले पाओगे, कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे टाइम पे। तो डेटा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लेटेस्ट, इट शुड बी अप टू डेट, इट शुड बी करंट डेटा। क्लियर है क्या? डेटा क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी डेटा, डेटा लेटेस्ट होना चाहिए, अप टू डेट करंट डेटा होना चाहिए, डेटा शुड बी रेडिली अवेलेबल, सही बात है, और डेटा शुड बी रेलिवेंट, RAQT। आगे की बात सुन, लिख लो। तो हमारी जो गुड़िया है उसका नाम है राधिका, तो राधु इज अ QT। ओके, खत्म, ठीक है। ये बात इधर है, ऐसे